अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कुछ अच्छी खबरें कल तवक्का है, उम्मीद की जा रही है फैटफ के हवाले से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब तक जो हमें उम्मीद बंधाई है वजीर खजाना इसहाक डार, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत मजबूत और जामे किस्म के इकदाम किए, जिनको न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि इस वक्त कभी उम्मीद हो गई है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ सियासी गैर यकीनी अपनी जगह मौजूद है और वो एक पूरा एक स्प्रिल इफेक्ट इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो मईशत को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लेकर आ गई है। बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब है और वही जो डिस्टर्ब इकोनॉमी है वो मईशत को अब वो अपनी सियासत को आगे लेकर चल रही है और जो कि किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो ये गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज जो है वो कम कर रही हैं। तो हम कहां खड़े हैं? डॉक्टर हफीज पाशा साहब, साबिक वजीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके। सबसे पहले कितने पर उम्मीद हैं कि फैटफ के हवाले से कल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें होंगी और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की तरफ से यही इशारे हमें मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, जिस तरह आपने फरमाया, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है और स्टेट बैंक वगैरह ने खास तौर पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग वगैरह पे बहुत काम किया है पाकिस्तान ने। और ये साबित करता है कि जब नीयत हो तो हमारे मुल्क में अभी भी इतनी काबिलियत है कि बड़े अच्छे अंदाज में हम मेजर्स लिए और इस पे IMF का भी पॉजिटिव कमेंट आ चुका है। तब आप ये देखना है कि कल इंशाअल्लाह क्या होता है। यकीनन अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो उससे जो इंटरनेशनल जो इस वक्त हमारी स्टैंडिंग, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक गिर चुकी है, उसमें शायद इसी बेहतरी जरूर आई। ठीक, अब ऐसे में जाहिर है कि हम दोनों चीजें देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अपने इंडिजिनस मसाइल हैं, हमारे जो बीच में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है, बीच में जनाब ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली वो कम भी होती हैं, बीच में एक रिसेशन के हवाले से भी बात करती है आलमी मईशत की, तो कुछ प्लस पॉइंट पाकिस्तान की तरफ आते हैं। लेकिन जितना भी होता है वो हमारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है हर चीज को डाइल्यूट कर रही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जब तक हम अपना सियासी क़िबला दुरुस्त नहीं करेंगे, मुआशी क़िबला दुरुस्त नहीं होगा। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जो अनसर्टनिटी सियासी लेवल पे है पाकिस्तान में, इस वक्त पाकिस्तान को इस बात की जरूरत थी, जिस तरह बाज़ वक़्त हमने पहले किया है खासतौर पे टेररिज्म के खिलाफ, कि हम ये चाहते थे कि हमारी सियासी ताकतें जो हैं, पार्टीज जो हैं, वो मिलकर एक कंसेंसस नेशनल एक्शन प्लान बनाए, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बाज़ वक़्त चार्टर ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। इसकी दरअसल बहुत सख्त इसलिए जरूरत है कि वक्त आ गया है, अगर पाकिस्तान को दिवालिये से बचाना है तो सख्त से सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और सैलाब की वजह से हालात और खराब हो चुके हैं। लिहाजा अगर सियासी ये कशमकश जारी रहता है तो इससे पॉलिटिकल अनसर्टनिटी में तो यकीनन इजाफा रहेगा, मगर जो बाहर जो हमारे क्रेडिट रेटिंग, जब आप देखिए कल JP मॉर्गन ने ये कहा है कि पाकिस्तान के बॉन्ड्स जो हैं उनकी जो इस वक्त कदर है वो 1/3 है, 1/3 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, यानी कि डिस्काउंट तकरीबन 60% से ज्यादा हो चुका है। और उनका ख्याल ये है JP मॉर्गन का कि ये मुनासिब है, इसलिए कि पाकिस्तान के जो बाहर के और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के रिजर्व्स के जो आदाद शुमार हैं वो बहुत ज्यादा कम और परेशान कुन जरूर है। यानी डॉक्टर साहब, इससे ये सिग्नल है कि इस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा एवेन्यू नहीं होगी। अगर हम अपने किसी बॉन्ड को लेके जाएं, सुकूक वगैरह या डॉलर बॉन्ड वगैरह कुछ भी, तो ये राइट चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास, इस वक्त मौका ही नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बजट में थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म थी जब पेश किया गया था
रवा साल का बजट, तो उसमें ये कहा गया था कि हम $3 अरब तक के बॉन्ड्स फ्लोट कर सकेंगे। अभी तक तो खैर कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर आपका डिस्काउंट लेवल 60% तक जा चुका है तो इस पे कॉस्ट बेतहाशा आएगी और शायद इस पे कोई खास इंटरेस्ट भी ना हो। लिहाजा एक रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है। अब आप देखिए कल जो तवाज़ुन अदायगी के फिगर्स आए हैं उसमें एक बहुत अच्छा पहलू जो है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा काफी कम हुआ है। मगर हद से ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो दूसरा हिस्सा होता है तवाज़ुन अदायगी में, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं, उसमें $5 अरब की कमी आई है। $5 अरब, और उसके नतीजे में आपके जो रिजर्व्स हैं वो इस साल के पहले 3 महीने में $2.2 अरब गिर चुके हैं, और इस वक्त वो सिर्फ $7.6 अरब पर इस वक्त मौजूद और है। मेरे ख्याल से एक 1.5 महीने का भी इंपोर्ट कवर नहीं है पाकिस्तान के पास इस वक्त से 1.3 महीने का कवर है। और अब आप सोचिए कि पिछले एक हफ्ते में अक्टूबर के $300 मिलियन से भी ज्यादा और कमी आई है। ठीक, तो सर ये नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, ये क्या है? डार डॉलर हनीमून पीरियड क्या ओवर हो चुका है? डार साहब जब आए थे उस वक्त बड़ी फेंटी लगी थी डॉलर को, और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी संभल के बैठ गए थे, मार्केट के अंदर डॉलर्स भी आ गए थे। लेकिन कि इस वक्त न फिस्कल स्पेस उनके पास है, न मॉनेटरी साइड पे इस वक्त स्पेस है। जो करने हैं मेजर्स वो इस वक्त हुकूमत को गवर्नेंस के हवाले से करने, फिजिकल स्मगलिंग के हवाले से रोकने के हवाले से करने, ये सारी चीजें करनी। अदरवाइज ये 2013-14 वाला स्टेट बैंक नहीं है, नहीं इस वक्त यहां पर आपका जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो भी इस वक्त उस जमाने में फिक्स हुआ करता था, इस वक्त मार्केट बेस्ड है। तो डार साहब के लिए इतना आसान नहीं है चीजों को कंट्रोल करना। जी बिल्कुल, और दरअसल बात सबसे ज्यादा अहम यह है कि जब आपके रिजर्व्स इतने गिर चुके हैं तो रुपए को मुस्तहकम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब तो आपके IMF के साथ भी अंडरस्टैंडिंग ये हो चुकी है मार्केट में इंटरवीन नहीं करेंगे। जी, अलबत्ता हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि एक बड़े सीजन्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके आने के बाद मार्केट में यकीनन कुछ कॉन्फिडेंस आया था, मगर वो तकरीबन 1 महीने के अंदर खत्म हो चुका है। और अब आप ये देखिए कि ओपन मार्केट में रुपए की कदर जो है वो 230 रुपए तक पहुंच चुकी है। और खुदा न खास्ता अगर हमारे आदाद शुमार खासतौर पे रिजर्व्स वगैरह में बेहतरी नहीं आती है तो रुपया जो है वो कमजोर रहेगा, और खुदा न खास्ता इसमें और गिरावट भी आ सकती है। सर ऐसे में अफगान एलिमेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि जब से तालिबान हुकूमत आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पर उनके जो डॉलर अकाउंट्स हैं अफगान गवर्नमेंट के वो फ्रीज हैं, और उनका तकिया इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद डॉलर रिजर्व्स के ऊपर है। और फिर फर्क आप देखें यहां से और पेशावर के डॉलर रेट में जमीन आसमान का फर्क है। ये इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? और फिर जब इनफॉर्मल चैनल में इतना बड़ा स्प्रेड आ रहा है तो फिर ऑफिशियल चैनल के थ्रू पाकिस्तानी क्यों भेजेंगे पाकिस्तान डॉलर? ये आप फरमा रहे हैं, देखिए हुआ ये है, आप रेमिटेंस की फिगर देखिए, आपको ये हैरत होगी कि सितंबर के महीने में 12% कमी आई, और तकरीबन हर एक मुल्क से कम पैसे आए। एक ही एक्सेप्शन है, वो भी अमेरिका, मगर सऊदी अरेबिया से कम, यूके से कम, UAE से कम, EU कंट्रीज से कम। तो यानी कि ये जो फिनोमेना है कि हुंडी में जो रेट है वो इतना अट्रैक्टिव हो चुका है, इतना फर्क है कि पैसा डाइवर्ट हो रहा है। इस तरह की चीजों को संभालने की कोशिश जो है खुद मुख्तार बनाया, और इतनी ताकत दी हमने पिछले साल के एंड में, आपको याद होगा। तो क्या कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? मुझे कहना पड़ रहा है कि जो रेगुलेटरी फंक्शन है स्टेट बैंक का वो शायद मुनासिब तरीके से नहीं किया जा रहा है, और सख्ती और करनी पड़ेगी। खबर तो ये भी है कि कमर्शियल बैंकों ने कुछ पैसा भी बनाया है स्पेकुलेशन में। सर तकरीबन 27 अरब की बात की जा रही है।
देखिए ये सब नामुनासिब है। जब मुल्क के हालात ये हैं तो कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट अच्छे खासे बनाए हैं पिछले साल, तो ये करने की क्या जरूरत थी? और स्टेट बैंक के रेगुलेटरी फंक्शन को क्या हो गया है? इतना हमने उनको पावर दे दिया, वो ऑटोनमस हो चुका है, और ऑटोनमस होने के बाद ये हशर, बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रेगुलेटरी फंक्शन ठीक से अदा नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि ऐसी एग्जाम्पल बांग्लादेश में उन्होंने तो अपने ट्रेजरी हेड्स जो हैं वो उठा के बंद कर दिया था, बिहाइंड बार्स भेज दिए। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब मुल्क के हालात इस हद तक खराब हों तो हमें तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे इदारे जो हैं वो गैर मामूली तरीके से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, मगर स्टेट बैंक, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हैज लेट अस डाउन। और अब मैं कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बेहतर काम। ठीक, डॉक्टर साहब, एक अभी हम जो फैटफ के हवाले से बात कर रहे थे, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, एंटी ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो ये हुंडी हवाला की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इंटरनेशनली उनको टेरर फाइनेंसिंग से जोड़ा जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में रेमिटेंस का लेवल जो है वो काफी गिर चुका है, इसका मतलब है ग्रे इकॉनमी से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो फैटफ के पर्सपेक्टिव में इस चीज को किस तरह से देखा जा सकता है? ये चीज रुकी तो नहीं है फिर? आपने एक नया इशू बिल्कुल मुनासिब रेज किया है, और खुदा न खास्ता इससे कल जो डिसीजन होना है वो मुतासिर ना हो। यकीनन जो फर्क पैदा हुआ है आपके इंटरबैंक रेट में और ओपन मार्केट रेट में, हुंडी रेट में, तो वो बहुत ज्यादा है। मगर अंदाजा ये है कि ये रेमिटेंसेस का पैसा जो है ये टेररिज्म के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये पैसा आ रहा है और लोग अपने खानदान को पैसा भेज रहे हैं, और उन्हें अगर 10-15 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो उससे जो घर रिसीव कर रहे हैं पैसे, उन्हें कुछ फायदा हो रहा है। नहीं सर, मेरे कहने का मकसद ये था कि इंटरनेशनली इसको जोड़ा जाता है, ये ग्रे आपके फाइनेंशियल टैक्स को जोड़ता है उसको टेरर फाइनेंसिंग से। मगर मेरा ख्याल ये कि ये जो रिसेंटली हुआ है ये पिछले 1-1.5 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह यही है शायद कि लोगों ने सोचा कि अगर हमें 10 रुपए फी डॉलर ज्यादा मिलता है तो हमारे फैमिली जो है पाकिस्तान में उन्हें फायदा होगा। टेररिज्म से इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई खास लिंक मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कहीं पे उस तरह से, लेकिन ये जो स्प्रेड, इतना लुक्रेटिव स्प्रेड मिल रहा है, लोग इसकी वजह से अनऑफिशियल चैनल जो है उसको वो करेंगे। बट अगेन जो डेफिनेशन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, वो यही कहती है कि जनाब ये जो ग्रे इकॉनमी का जो पैसा है वो यहां पर जाकर लगता है। तो डॉक्टर साहब ने इसकी तस्वीर भी की। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अब सूरत हाल इस वक्त जाहिर है कि हम एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के अंदर बैठे हुए हैं, और ऐसे में इंटरवीन भी नहीं किया जा सकता, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा, तो सूरत हाल कहां जाएगी फिर? कैसे महंगाई को आप कैसे रोकेंगे? इस हुकूमत ने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी स्टेक के ऊपर लगा दिया है, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है ज़िमनी इंतखाबात में। बात दरअसल ये है कि रुपए की कदर जो है वो बहुत ज्यादा, उसका जो रिश्ता है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ होता है। आपके रिजर्व्स जो है मुसलसल पिछले साल के आगाज में आपको याद होगा 17.6 अरब डॉलर रिजर्व्स थे। पिछला साल जब खत्म हुआ तो 9.8 अरब डॉलर पे आप गिर गए, और आज वो सिर्फ 7.6 अरब डॉलर। तो आप मुझे बताइए कि बाहर से पैसा आना रुक गया है बहुत हद तक। अगर IMF हमें 1.2 अरब डॉलर का इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो आप सोचिए कि हमारी पोजीशन और कितनी खराब हो। तो तरीका ये है कि हमारे पास बस ये ऑप्शन है कि करंट अकाउंट को जिस हद तक हो सके, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी तो यकीनन पिछले 2 महीने में हासिल हुई है, और करंट अकाउंट बहुत कम हुआ है। बट सर वो सैलाब की वजह से आपका जो मोमेंटम था ग्रोथ का वो भी रुका है, डोमेस्टिक जो कंजम्पशन था वो भी कम हुआ है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी कर्टेल हुई है ना? बिल्कुल। और इस सिलसिले को जो एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट है
اس سے ہمیں جاری رکھنا ہی پڑے گا مجبوراً. اور اس سال ہمیں جو شرح نمو کے بارے میں جو خیال ہے کہ شاید مشکل سے 1 یا 2% ہو، خاص طور پہ چونکہ سیلاب کا اس کا نیگیٹو اثر موجود ہے. ہماری حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کے یا تو رول اوورز بڑھا لیں، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ ری شیڈیولنگ ہو لونز، اور اس کے نتیجے میں ڈیٹ ری پیمنٹ کا لیول کم ہو تو فائنینشیل اکاؤنٹ میں بہتری آئے نیٹ ٹرمز میں، اور وہ بہتری کی وجہ سے اگر کرنٹ اکاؤنٹ بھی اچھا کم ہو چکا ہے تو ریزروز میں کچھ اضافہ یقیناً ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کی جا رہی تھی ملکی معیشت جو کہ اس وقت بری طریقے سے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلے گی کس طرح. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.